सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी को पता है सीटेट के पेपर 2 एसएसटी में 20 क्वेश्चन आप लोगों से एसएसटी पेडागोजी के पूछे जाएंगे। अगर आपको 20 नंबर की तैयारी करनी है, 20 नंबर पक्के करने हैं, तो आपको यह वीडियो अवश्य देखनी पड़ेगी, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाते हो। मुश्किल से आप लोग 5 से 6 ही क्वेश्चन कर पाते हो, गलती करके आ जाते हो और आपके नंबर माइनस में कट जाते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। कुछ मैं आपको ट्रिक यहाँ पर बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व करने का क्या रहता है, कुछ मैं टिप्स आपको यहाँ पर बता दूंगा, कुछ मैं टैग वर्ड की सहायता से क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता दूंगा। कहने का मतलब है, अगर आपने वीडियो को देखा और समझने का प्रयास किया तो आप एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन को बिल्कुल सरल तरीके से कर पाओगे, है ना। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, क्योंकि एसएसटी पेडागोजी के लिए कोई नोट्स काम नहीं करता है, क्योंकि ये समझ पर आधारित होते हैं। आपको स्वयं से इनको सोल्व करना ही पड़ेगा। चलो मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है इस प्रकार का। मिलान से संबंधित सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ विवेचन या उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो व्यवहारवादी क्या होता है, आपको पता है। व्यवहारवादी का मतलब होता है सीमित कौशल और तथ्यों का संचय करना, ठीक। अब आपको करना है रचनावादी। रचनावादी का मिलान हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। बहुविषयक उपागम क्या होता है, बहुविषयक उपागम का मतलब आपको साफ स्पष्ट हो गया होगा। विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। बहुविषयक उपागम का मतलब यह होता है। अंतर विषय उपागम का मतलब होता है समाकलित ज्ञान में सहायता करना। ये कुछ सामाजिक विज्ञान के अधिगम के तरीके हैं जिनका अर्थ इस प्रकार से होता है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दूसरा विकल्प इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो यह क्वेश्चन पेडागोजी का है, यह क्वेश्चन पेडागोजी का है, परंतु इतिहास एनसीईआरटी 6 से आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन अब ऐसे बनते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आपके बनेंगे। तो आपको क्या बताना है, पुरा स्थल की सही व्याख्या क्या करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग तभी कर पाओगे जब आपको पुरा स्थल के बारे में पता हो। चलो बताता हूँ। वह स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता था, वह स्थान जहाँ औजार बर्तन इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, वह स्थान जहाँ आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे, वह स्थान जहाँ प्राचीन इंजीनियर के कार्य के अवशेष मिले हों। उत्तर आपका हो जाएगा वह स्थान जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे पुरा स्थल कहते हैं। पुरा स्थल धरातल के ऊपर या नदी या समुद्र के तल पर भी हो सकते हैं, है ना। ऊपर नीचे दोनों जगह आपके हो सकते हैं, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। ये पेडागोजी के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब आगे का क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। क्वेश्चन आपने यहाँ पर समझ लिया। क्वेश्चन, एक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन के अनुभव के बारे में चर्चा करनी चाहती है, तो कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होगी। अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट बनाने को कहेगी, या अल्पसंख्यकों के रोजगार पर एनएसएस डाटा, एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार है, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। कौन सा सही जवाब होगा अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन के अनुभव के बारे में। तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा फोर्थ विकल्प, क्योंकि सबसे उपयुक्त आपका फोर्थ विकल्प है। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधि क्या है, उनका प्रस्तुतिकरण बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत करना, या रणनीति आपकी यही हो जाएगी फोर्थ वाली, उनके जीवन के अनुभव। क्योंकि जीवन के अनुभव तभी आप लोग जान सकते हो जब आपको उनके दैनिक गतिविधियों का पता हो। जैसे आपसे किसी ने कह दिया, आप अपने मित्र के जीवन के अनुभव के बारे में क्या जानते हो, आप नहीं बता पाओगे जब तक आप अपने मित्र के साथ ना रहे हो, ना ही आपने उसकी बातें सुनी हो, है ना, उससे आप परिचित नहीं होंगे, तो आप नहीं बता पाओगे। आप तभी बता पाओगे जब उससे आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से परिचित होगे। तो उसी का क्वेश्चन है कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन का अनुभव आपको बताना है, तो अल्पसंख्यकों के जो क्षेत्र हैं उनकी दैनिक गतिविधियां क्या है, वे पूरे दिन क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, तभी आप कर पाओगे, ठीक। समझ गए क्वेश्चन को। उसके बाद आगे, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव। अब पेडागोजी के क्वेश्चन में आपसे पूछा, जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से बच्चों को आपको परिचित कराना है, तो कौन सा संसाधन आप प्रयोग करोगे। आप टीचर हो, बच्चों को आपको जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे बताने हैं, तो कौन सा उदाहरण बच्चों को दोगे।
अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे। अभिलेख तो इतिहास बताते हैं, उनकी राजाओं की उपलब्धियां बताते हैं, ये कोई भेदभाव थोड़ी ना बताएगा। आरक्षण नीति पर लेख, ये भी नहीं होगा। मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, ये भेदभाव के मुद्दे से नहीं परिचित कराएगा। B.R. अम्बेडकर के बचपन के जो अनुभव के वृतांत हैं, उनको विद्यालय में ये मतलब कि उनको वैसी दृष्टि से देखा जाता था, उनके जीवन में उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। NCERT के अकॉर्डिंग B.R. अम्बेडकर के जीवन में बहुत भेदभाव किया गया है, तो बच्चों को आपको इनका उदाहरण देकर के बताना पड़ेगा भेदभाव के मुद्दे को। ठीक, तो ये क्वेश्चन पेपर में 5 से 6 बार रिपीट हुआ है भेदभाव से रिलेटेड, तब आपका उत्तर अम्बेडकर को ही माना गया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कह सकते हो। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य वंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। अब पेडागोजी के क्वेश्चन देखो, हिस्ट्री से ही बनेंगे, ज्योग्राफी से बनेंगे, पॉलिटी से बनेंगे। जैसे इतिहास की अध्यापिका है या आप इतिहास के टीचर हो, शिक्षिका हो, ठीक, तो आपको मौर्य वंश का उदय बच्चों को पढ़ाना। क्या मौर्य वंश का उदय कैसे हुआ, राइज ऑफ मौर्य एम्पायर, है ना, टू हर स्टूडेंट तो पढ़ाना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? तुलनात्मक समय रेखा की समय रेखा के द्वारा बताएगी, रेखा आलेख, प्रगतिशील समय रेखा या दंड आरेख। मौर्य वंश का उदय बताना है शिक्षिका को, तो वो किस किस समय रेखा का इस्तेमाल करेगी? सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा प्रगतिशील समय रेखा, प्रगतिशील। ठीक, तुलना के साथ कोई नहीं, ना ही रेखा आरेख ना ही दंड आरेख, ये दोनों बातें आपकी गलत हैं। प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव टाइमलाइन, करेक्ट आंसर। मौर्य साम्राज्य या किसी भी वंश का उदय आपको देना है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अशोक के वंश का बताओ, किसी दूसरे का बताओ, तो आप प्रगतिशील समय रेखा को टिक करेंगे। अगला देखो यहाँ पर, अब क्वेश्चन आपसे पूछा है विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्तचित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग स्पेस के लिए करता है। किस लिए करता है बताओ? तो क्वेश्चन आपसे विविधता से जुड़ा है। अब विविधता वाला आपको सबसे उपयुक्त ढूंढ लेना है। एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने, विद्यार्थी के मनोरंजन, अन्य अपने जीवन में कैसे जीते हैं उन अजीब से तरीकों को दिखाने, व्याख्यान विधि की एक रसता को भंग करने। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो भंग करना ही तो आपका नेगेटिव में आ जाएगा। पहली बात ये आपका यहाँ पर कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अन्य जीवन कैसे जीते, उन अजीब तरीकों से जीते, ये दिखाओगे तो भेदभाव उत्पन्न होगा। ये आपको बताना है विविधता के बारे में। विद्यार्थी के मनोरंजन, ये कोई विविधता है ही नहीं। तो आपके सामने फर्स्ट वाला जवाब केवल और केवल रहेगा एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने, जो कि विविधता के बारे में ही वृत्तचित्र प्रासंगिक होगा। ठीक, पहला करेक्ट है। प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर कहता है एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं? तो एक शिक्षिका है, कक्षा 7 के क्लास के बच्चों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले गई, है ना, ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर वो शिक्षिका बच्चों को ले गई, तो वो क्या बताना चाहती है, उसके क्या फायदे हैं? विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी सामने ले गई, तो ये प्रत्यक्ष जानकारी आपकी हो जाएगी। पहली बात बिल्कुल करेक्ट। कोई भी चीज आपने प्रत्यक्ष देख ली, आंखों से देख ली, है ना, दफ्तर में बच्चे जा रहे हैं, तो ये एक प्रत्यक्ष जानकारी घटना आपकी हो गई। पहला तो करेक्ट है, ए इसमें करेक्ट। ठीक, ए आपका जहां पर है वो आपका कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका भी हो सकता है, क्योंकि वो सामने से जा रही दफ्तर पर बच्चों को लेकर के, तो जानकारी देने का एक अतिरिक्त प्रभावी तरीका भी हो जाएगा। स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित, घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना। क्या डी यहां पर करेक्ट होगा? आप कहोगे जो डी विकल्प है वो आपका बिल्कुल गलत है। ये घटनाओं को दर्ज करना थोड़ी ना, बच्चे देखेंगे, जीवन संपर्क स्थापित करेंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे, तो डी आपको हटा देना पड़ेगा। डी हटा दिया हमने, हटा दिया। बचा आपका सेकेंड जवाब, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, है ना। कुछ तरीका आपको कॉमन सेंस का ही यूज करना पड़ेगा, आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा इसमें। मैं हकीकत आपको बताता हूँ, इसे बोलते हैं एसएसटी पेडागोजी। कोई हलवा क्वेश्चन नहीं आते हैं जिन्हें आप कर लो, अन्य टीचर आपसे कहेंगे कि ये वाली पेडागोजी कर लो, एसएसटी पेडागोजी हो जाएगी। ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं है, ये पेडागोजी अलग ही है बिल्कुल। देखो ना, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी से जुड़ी है पेडागोजी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण
को पढ़ाने का सर्वोत्तम है? परिचर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, प्रश्न विधि। व्याख्यान तो आपका हमेशा गलत होता है, ये बात ख्याल में आप लोग रख लेना। फिर क्या जवाब होगा? परिचर्चा आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कशन, जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है परिचर्चा करना। प्रदर्शन कर नहीं पाओगे, प्रश्न विधि ये भी गलत है, परिचर्चा करेक्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने की कौन सी अप्रोच सबसे उपयुक्त रहेगी? आलोचनात्मक सोच। विद्यार्थियों में सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकृत कराना, ये तो उसमें जबरदस्ती की बात की गई कि जो सत्य चीजें उनको स्वीकार कर लो, ये तो बात हमेशा गलत होगी आपकी। पहली बात कैसे हो जाएगी? हमेशा के लिए गलत आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, विद्यार्थियों से अध्यापक से सारे मतों को स्वीकृत करना। सारे मत को हम नहीं स्वीकार करेंगे, कोई मत गलत है उसको क्यों स्वीकार कर लें, तो सारे मत स्वीकार करने, ये बात आपकी नेगेटिव में जाएगी। दूसरा भी आपका यहाँ पर हट जाएगा। विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, ये हो सकता है। विद्यार्थियों को परिस्थिति को सिर्फ आ गया यहाँ पर ओनली एक नजरिए से देखना, इसलिए गलत है। ओनली आ गया ना, क्या आ गया? सिंगल पर्सपेक्टिव, एक नजरिए से देखना सिर्फ, ये गलत है। तो बचा आपका थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना कि पक्षपात है या नहीं है, ठीक, तो इसको पहचानने में मदद करना, यही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क करने की या देने की, तथ्यों और विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करेगी? वाद विवाद, परिचर्चा, क्षेत्रीय कार्य, परियोजना कार्य। तो आप इसमें करोगे वाद विवाद, ठीक, डिबेट, क्योंकि डिबेट में तार्किक बहस, जवाबी तर्क, अपने तथ्य या विचार को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करेगी, जिसको डिबेट बोलेंगे या वाद विवाद यहाँ पर इसको बोलेंगे। यहाँ पर कहता है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बंदरगाहों एवं ऐतिहासिक समुद्री मार्गों की अवस्थिति पढ़ाना चाहती है, उनको किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए? अब ये मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानचित्र चैप्टर आपका है क्लास 6 की भूगोल की किताब में, है ना? तो बताओ, अगर किसी को बंदरगाहें दिखाने हैं मैप में या मानचित्र में, समुद्री मार्ग दिखाने हैं, तो भूगोल का हम लोग मानचित्र यूज करेंगे, जिसमें विश्व का भौतिक मानचित्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विश्व का भौतिक मानचित्र आ जाएगा। भौतिक मानचित्र में क्या क्या दिखाया जाता है? भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, आपका मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक, सागर या समुद्र आपके यहाँ पर लिखा ही है, समुद्री मार्ग, बंदरगाहें, वही सागर में ही आपका आ जाएगा, पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महाद्वीप, महासागर, ये सब कुछ भौतिक मानचित्र में आपका दिखाया जाता है। इतना तो आपको पता ही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजनीतिक मानचित्र में क्या दिखाया जाता है? देश को दिखाया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है, सीमाओं को दिखाया जाता है ना, नगरों की सीमाएं, राज्य की सीमाएं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, ये सब कुछ आपका राजनीतिक मानचित्र में दिखाया जाता है, ठीक, विश्व के मानचित्र में। तो राइट आंसर विश्व का भौतिक मानचित्र यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता कि भारत का, हमको दक्कन का पठार बच्चों को दिखाना है, तब किसका प्रयोग करेंगे? तब भारत के भौतिक मानचित्र का प्रयोग करेंगे, अगर भारत का कोई स्थान यहाँ पर बताया जाता। लेकिन बंदरगाह, ऐतिहासिक समुद्री मार्ग, ये दुनिया विदेशों में जाते थे, इसलिए यहाँ पर विश्व का भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे। चलो आगे बात करूं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रीय वंश के विषय पर पाठ योजना बनाते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का पहला कदम क्या होगा? अगर शिक्षक क्षेत्रीय वंश के विषय पर पाठ योजना बना रहा है, तो उसका पहला उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? उसका प्राथमिक उद्देश्य होगा अधिगम उद्देश्य का पठन करना, है ना, फ्रेम लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट, आपका ये सेकेंड आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, आदिवासी समुदायों के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे अर्थपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधि क्या हो सकती है? क्या क्या आपसे पूछा है? आदिवासियों समुदाय से है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझो तभी कर पाओगे। आदिवासी समुदायों के बारे में आपको पढ़ाना है, उसके लिए शिक्षा शास्त्र की विधि क्या हो सकती है? विभिन्न आदिवासी समुदायों पर दृश्य सामग्री को दिखाना, आदिवासी गीतों नृत्यों के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना,
अपनी जीवंत वास्तविकताओं के में बात करने या बोलने के लिए आदिवासी समुदाय से किसी को आमंत्रित करना, ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा। आदिवासी लोग को ही बुला लेना चाहिए, है ना, जो कि अच्छी तरीके से क्लास में बता दे बच्चों को, क्योंकि पढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। ये थर्ड वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये सब गलत हैं आपके। ठीक, थर्ड राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आदिवासी विषय के बारे में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, बैलेंस्ड रिपोर्टिंग एज अ टीचर यू विल हैव टू डिस्कसिंग थीम। तो डिस्कस करना है संतुलित रिपोर्ट। संतुलित रिपोर्टिंग का मतलब है कि दोनों पक्ष की बात करें, दोनों पक्ष की बात करें, वो भी निष्पक्ष होकर। निष्पक्ष होकर आपको बात करनी है दोनों पक्षों की, बराबर दोनों तरफ, है ना। जनसंचार माध्यम मास मीडिया के महत्व पर चर्चा करनी होगी तथा विद्यार्थियों के लिए मुख्य समाचार पढ़ना अनिवार्य करना होगा। अनिवार्य करना होगा, ये नेगेटिव में आता है, किसी चीज को अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला तो गलत हो ही गया आपका। बड़े व्यावसायिक संस्थानों, क्योंकि संतुलित रिपोर्टिंग की बात की गई है मूल विषय की, मीडिया घरानों में उनकी पूंजी लगाने और राजस्व उत्सर्जन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना होगा। नहीं, अगर जो मीडिया है जो संतुलित रिपोर्ट बनाएगी, अगर उसमें सिर्फ पूंजी लगाने वाले का ही उसमें महत्वपूर्ण योगदान को दिखाएगी तो ये संतुलित नहीं हुई, ये तो एक पक्ष की बात करेगा ना। समाचार चयन के पहलुओं तथा कुछ परिप्रेक्ष्यों का समावेश या बहिष्करण करने को संबोधित करना होगा। कक्षा में विवादास्पद चर्चाओं की अपेक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक में दिया गया केवल वही प्रस्तुत, केवल तो गलत होता ही है आपका। तो थर्ड जवाब आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। संतुलित रिपोर्टिंग क्या होगा, समाचार चयन के पहलुओं कुछ परिप्रेक्ष्यों का समावेश या बहिष्करण करने को संबोधित करना होगा। थर्ड जवाब राइट जवाब है आपका। उसके बाद मैं अगला आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊं, यहाँ पर कहता क्या है समझो। विविधता के बारे में पढ़ाते हुए हम छात्रों में निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, कौन सा दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं अगर हम बच्चों को विविधता पढ़ाएं। विविधता का मतलब मैंने कई बार बताया, लोगों की भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, असमिया, गुजराती ये बोल सकता है। ये भाषाओं में विविधता। जातियों में भी विविधता है। जाति नहीं कहूँगा, गलत, इसको हटाओ। जाति मुझे माफ़ करना, जाति शब्द मेरे मुख से निकल गया। धर्म, किसी का धर्म हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है ना। तो ये क्या है, ये भी एक विविधता है। त्योहार, कोई बिहू मनाता है, कोई ओणम मनाता है, कोई कुछ मनाता है ना। तो ये त्योहारों में विविधता है, खानाओं में विविधता, पकवान में भी विविधता है, पहनावे में भी विविधता। ये है आपकी विविधता, डाइवर्सिटी। ठीक, विविधता को विविध लक्षणों के रूप में माना जा सकता है, करेक्ट। ये लोगों में असमानता और भेदभाव फैलाती, बिल्कुल भी असमानता भेदभाव नहीं फैलाती है। बी को सबसे पहले हटाने का काम करोगे आप लोग तो आपके सामने ACD करेक्ट हो जाएगा। किसी भी आधार पर लोगों से भेदभाव हटाने का प्रयास करती है, उन्हें पास लाती है। ये लोगों में व्याप्त अंतरों को पहचानती है और स्वीकार करती है, करेक्ट, फोर्थ विकल्प। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कक्षा में परिचर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें एक अच्छे अध्यापन अधिगम के स्रोत के रूप में कार्य कर सकती हैं अगर शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से उच्च स्वर में पढ़ने के लिए कहती है। उच्च स्वर में ये गलत होता है, उच्च स्वर में। ठीक, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्नों में संलिप्त रहने के लिए कहती है, पाठांत प्रश्नों के लिए उत्तर बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से बाहर की पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो पाठ्यक्रम है उनको बाहर को पढ़ने को कहती है। हतोत्साहित लिखा है, हतोत्साहित, जो कि गलत है। प्रोत्साहित होता तो सही होता, हतोत्साहित आपका गलत होता है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए प्रोत्साहित करते, देखने के लिए, देखना है या पढ़ना है, पढ़ने के लिए करो तो बात सही है, देखना ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो केवल और केवल बी यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब होगा। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्नों में संलिप्त रहने के लिए कहती है, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होते हैं, और पाठ के अंत प्रश्नों के लिए उत्तर बनाने के कहती है। ये करेक्ट है। पहले प्रश्न बनाओ फिर उनके उत्तर बनाओ, ये करेक्ट है। ठीक, क्योंकि अधिगम स्रोत के रूप में कार्य करेगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्लास्टिक को क्यों प्रतिबंधित कर देना चाहिए विषय पर अपने विद्यार्थियों को आलोचनात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी, उसको क्या बताना है, किस विषय पर,
प्लास्टिक को क्यों प्रतिबंध कर देना चाहिए, आखिर प्लास्टिक को क्यों मैनेज करना चाहिए, क्यों उसको कम उपयोग करना चाहिए, आपको बताना है। प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में भ्रमण करना, भ्रमण करोगे क्या इससे प्रतिबंध होगा, बताना आपको प्रतिबंध क्यों करना चाहिए, इसका कारण क्या है, कारण ढूंढो, कोई घूमने की बात नहीं। विद्यार्थियों को प्लास्टिक से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठे को कहना, इकट्ठे करने से क्या होगा, कोई प्रतिबंधित थोड़ी ना होगा। विद्यार्थियों को प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को एक, ये उपयोग भी गलत है। प्लास्टिक से समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव डाला, क्या डाला इसने, प्लास्टिक ने, इस पर वृत्त चित्र दिखाना और बाद में इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर जो प्रभाव पड़ा है जलीय जीव पर, उनको दिखाना। तब बच्चों को पता चलेगा कि प्लास्टिक को हम लोगों को क्यों नहीं यूज करना चाहिए, तब पता चलेगा। ठीक, क्योंकि जितनी भी प्लास्टिक होती ना, ये आखिरकार अंत में समुद्र में ही, जितनी भी गंदगी समुद्र में ही बहा दी जाती है। जो समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं वो अपना प्लास्टिक ही खाने लगते हैं, तो इस कारण उन पर पारिस्थितिकीय तंत्र पर गंभीर प्रभाव इसका देखने को मिलता है। करेक्ट। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को समर्थ बनाते हैं? समानता तथा सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों का महत्व समझना, समाज के क्रियाशील, जिम्मेदार तथा विचारशील सदस्य बनना, प्राप्त विचारों, संस्थाओं तथा प्रथाओं के साथ, कोई भी प्रथा है, संस्था है, प्राप्त विचार है, उनके साथ कर्मठता से समनुरूप होना, ये बिल्कुल गलत है। प्रथाओं के साथ क्या आपको समरूप होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई प्रथा गलत है, गलत का हम साथ नहीं देंगे, अच्छी होगी तो साथ देंगे, कोई भी प्रथा के साथ नहीं ऐसा करेंगे। सी तो आपको हटाना ही पड़ेगा, हटा दिया, बचा आपका ABD। ABD आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, A हो जाएगा, B हो जाएगा। ये समझना कि समाज की संरचना कैसे होती है, कैसे उसे व्यवस्थित और शासित किया जाता है, ये करेक्ट, C को छोड़ करके। उसके बाद अगला आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में बिरले ही एक सही उत्तर होता है। क्या लिखा है ये? सामाजिक विज्ञान में बिरले ही एक सही उत्तर होता है, एक सही उत्तर होता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय उपागम को परिभाषाओं के प्रयोग से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, ये बात करेक्ट है आपकी। इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है। इट इज चैलेंजिंग टू अराइव एट वन करेक्ट आंसर इन सोशल साइंस। बिरले का मतलब है बहुत ही कम, बहुत ही कम। सामाजिक विज्ञान में बहुत ही कम एक सही उत्तर होता है। दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? करेक्ट यहां पर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक स्रोतों पर आधारित अंग्रेजों के वास्तुशिल्प पर शिक्षक एक परियोजना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है? कौन सा आपका प्राथमिक स्रोत है? आपको जवाब यहां पर दे देना है। प्राथमिक स्रोत, हाँ अब मेरे को बात याद आ गई, आपके सिलेबस में एक स्रोत वाला भी चैप्टर है, यहीं पर निपटा देता हूं, लगे हाथ। स्रोत समझो, एक प्राथमिक स्रोत है, एक सेकेंडरी सोर्स है, इनको समझो। जो प्राथमिक होगा ना, प्राथमिक क्या होता है? ये प्रत्यक्ष होता है। आंख से देखी गई कोई भी घटना आपकी प्रत्यक्ष है। जैसे मैंने आंख से भूकंप देखा, मैंने आंख से मौसम बारिश देखी, आंख से कोई चीज आपकी प्रत्यक्ष है। किसी की आत्मकथा है, वो क्या है? प्रत्यक्ष है। ठीक, तो उसको बोलेंगे प्राथमिक स्रोत। और द्वितीयक स्रोत क्या होता है? द्वितीयक स्रोत होता है आंकड़ों का संग्रह। कोई भी आंकड़ा आपको दे दिया गया है, किसी चीज का आपको संग्रह दे दिया गया है, कोई भी आपकी किताब है, ठीक, कोई भी किताब, एनी बुक, तो आपकी वो द्वितीयक स्रोत में आती है। अभी आपको समझाऊंगा। उपन्यास दूसरे में आ जाएगी, द्वितीयक स्रोत। समाचार पत्र, ये भी द्वितीयक में आएगी। राष्ट्रपति भवन, ये द्वितीयक में नहीं आएगा क्योंकि इसको हम आंख से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष। मीनाक्षी मंदिर, ये भी द्वितीयक में आपकी आ जाएगी। द्वितीयक में नहीं, मीनाक्षी मंदिर आपका ये भी फर्स्ट में आ जाएगा। परंतु आपको बताना क्या है? प्राथमिक स्रोत पर आधारित अंग्रेजों के वास्तुशिल्प, अंग्रेजों ने भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया, जो कि करेक्ट हो जाएगा, ये प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर भारत के लोगों ने ही बनाया, कोई अंग्रेजों के वास्तुशिल्प इसमें नहीं है। समझो आप लोग, थर्ड जवाब हो जाएगा। मैं प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बारे में यहीं पर थोड़ा बता दूं ताकि कंसेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप लोग समझो, सबसे पहले प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स, परिभाषा। वे स्रोत जो किसी घटना, समय, अवधि या विषय का पहला हाथ का या प्रत्यक्ष विवरण या प्रमाण देते हैं, वह होते हैं प्राथमिक स्रोत। उदाहरण के तौर पर डायरी, पत्र, भाषण, इंटरव्यू, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, डेटा तुरंत का सर्वेक्षण किया जाता है, प्रत्यक्ष किया जाता है,
प्राथमिक में आएगा फोटोग्राफ, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मूल शोध पत्र, आंकड़े, मूल आंकड़े, कानूनों के मूल पाठ, ये क्या है, ये आएंगे आपके प्राथमिक स्रोत में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, पेपर में एक क्वेश्चन यहां से आपका पूछ लिया जाएगा। अब आप लोग समझो यहां पर द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स, परिभाषा। वे स्रोत जो प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उनका संश्लेषण करते हैं। ये आमतौर पर प्राथमिक स्रोत से घटित होने के बाद लिखे जाते हैं। जो घटनाएं पहले से घटित हो चुकी हैं उनका विवरण, व्याख्या, संश्लेषण, विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐतिहासिक पुस्तकें और लेख जो प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण करते हैं। विश्वकोश, पाठ्य पुस्तकें, किसी घटना पर लिखी गई समीक्षाएं या निबंध, उपन्यास, पत्रिकाएं, समाचार पत्र जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते हैं, अखबारों की कतरन इकट्ठा करना, आंकड़ों का संग्रह करना, ये आपके आ जाएंगे द्वितीयक स्रोत में। तो मैंने प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनसे किसी परियोजना के अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जा सकता है। अभिलेख, पावर पॉइंट, पेन पेपर, स्क्रैप बुक और रेखा चित्र। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी परियोजना से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जा सकता है, अभिलेख से किया जा सकता है, अभिलेख से ही मात्र। केवल और केवल ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, सब गलत दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद अगला यहाँ पर है आपका क्वेश्चन जो कि कॉग्निटिव प्रक्रिया के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रिया वाला कौन सा प्रश्न है, ढूंढो आप लोग। विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, समझाइए। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे। इमारतों के निर्माण की कला तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किए। निर्माण की कला में तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किए। क्या इससे कोई संज्ञानात्मक प्रक्रिया आपको मूल्यांकन पहलू का आकलन करता दिखाई पड़ रहा है। डी तो आपका बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि डी आपका है ही नहीं, गलत। ए बी सी यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है किस प्रकार से हरित क्रांति ने आत्मनिर्भर बनाया, इसको समझाना है तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया आपकी होगी। औरंगजेब को कैसे उत्तरदायी ठहराएंगे, क्वेश्चन मार्क है ना। तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किए, बदलाव क्या इमारतों के निर्माण में बदलाव प्रस्तावित किए। ये कोई संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन नहीं करता है। डी इसलिए गलत आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रिया विधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ बोध को विकसित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना। बोर्ड लेवल स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। निर्देशिकाओं का पालन करना ये गलत होता है, पालन करना, ठीक। सी को तो हटाओ आप लोग, हटाओ। ए भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी, ए और बी। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। कौन सा क्षेत्र विश्व के फलोद्यान के रूप में जाना जाता है या उद्यान के रूप में, और क्यों जाना जाता है। तो ये क्षेत्र आपको जवाब आपको पता होना चाहिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश फलोद्यान के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर खट्टे रसदार फल पाए जाते हैं, अंगूर, जैतून, नींबू जैसे, ठीक। तो क्यों जाना जाता है, क्यों लगा है, इसलिए ये विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। कौन सा राज्य फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है, कौन सा राज्य फूलों की घाटी। भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है। मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या है। भारत में कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। बच्चे ने बता दिया कि मध्य प्रदेश कर्क रेखा पर है ना। गुजरात आपके उस पर है। तो बताने इससे कोई विश्लेषणात्मक योग्य ये कुछ नहीं होगा। डी तो आपका हटेगा ही हटेगा। तो डी आपका कैसा हुआ, ये भी गलत हुआ। कौन सा राज्य, भारत का बच्चे ने बता दिया कि फूलों की घाटी
इसको बोलते हैं, राज्य का नाम ले लिया बच्चे ने, तो इससे भी कोई विश्लेषणात्मक योग्यताओं का आकलन नहीं मिलेगा। बी और डी आपके गलत हो जाएंगे, बी इसमें है और डी तो आपका गलत है ही, ए सी राइट होगा हो जाएगा कि कौन सा राज्य मसालों में प्रथम आता है और उसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, इस पे ये हो जाएगा आपका। और आपका कौन सा मैंने बताया, विश्व वाला, ये पहला, ये हो जाएंगे। ठीक, बी और डी कैसे हैं, बी और डी आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट उत्तर आता है। जैसे मान लो फूलों की घाटी किसे कहते हैं, मैंने लिख दिया उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं, तो आपका जवाब आपके सामने आ गया, एक ही शब्द में आ गया कि उत्तराखंड बच्चे ने बोल दिया। कर्क रेखा आपने कह दिया कि मध्य प्रदेश, बस खेल खत्म, एक ही शब्द में दोनों बातें खत्म हो गई। अगर बच्चे से पूछा फलोद्यान क्यों कहते हैं के रूप में जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, तो बच्चा उस पर अधिक बात करेगा, केवल एक शब्द में उसको समाप्त नहीं कर पाएगा। और राज्य मसाले में प्रथम आता है, क्यों आता है, उसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां बताओ, तो विस्तार से उसको बताना पड़ेगा। ये एक शब्द में इनके उत्तर आ जाएंगे, इसलिए ये दोनों गलत हैं, समझे ना, समझ गए आप लोग। आगे बात करूं मैं, अगला प्रश्न यहां पर कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू पर आकलन करते हैं। किसका स्मरण की बात की गई, अब स्मरण वाले कथन आपको ढूंढ लेने हैं फटाक से। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से दो एक्ट पारित किए गए हैं, कौन से दो एक्ट पारित किए गए हैं। आकाश गंगा क्या है, हमारी आकाश गंगा के निकटतम कौन सी आकाश गंगा है, तो ये स्मरण पर आधारित है बच्चे को, है ना, ये स्मरण पर आधारित, बी तो आपका करेक्ट है। कि आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से कार्य करता है, क्या वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बताता है। ये स्मरण आधारित नहीं है, इस पर बच्चा विचार विमर्श करेगा, ये कोई स्मरण आधारित नहीं है। सी को सबसे पहले हटा दिया मैंने, ये स्मरण आधारित नहीं है। क्या समस्याएं हो सकती हैं यदि राज्य सरकार संघीय सरकार दो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित हों, ये भी स्मरण आधारित नहीं है, इस पर भी विचार विमर्श करना पड़ेगा। डी वाला भी गलत कर दिया मैंने। तो आपका कौन से दो एक्ट पारित किए गए, बच्चा एक्ट का नाम बता देगा अगर उसको स्मरण में होगा। आकाश गंगा के कौन सी निकट आकाश गंगा, उसका नाम भी बच्चा बता देगा अगर उसको स्मरण होगा। तो इसलिए ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये स्मरण आधारित क्वेश्चन है। ठीक, रिमेंबरिंग एस्पेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं। बहुल परिप्रेक्ष्य, बहुत से परिप्रेक्ष्य। वे कौन से कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं। वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं। दक्षिण अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं। बहुदल तंत्र के क्या गुण दोष हैं। बहुदल की बात कर दी गई, इसलिए केवल और केवल डी आपका करेक्ट राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते वक्त, अब देखो मैंने भारत के तटीय स्थल रूप भी आपको बताए हैं, तो राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं बताओ। भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं। छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में, छात्रों के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जवाब आपका हो जाएगा छात्रों के संदर्भ बनाने में। ठीक, ये सब गलत हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर कहता है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं। अब बाधाएं बतानी है, कौन सी प्रॉब्लम है सामाजिक विज्ञान में। विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, ये प्रथाएं, प्रथा क्या है, ये तो प्रथा आपकी गलत है। ठीक, क्या प्रथाएं आपकी बाधा देती हैं। क्या ये पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा या गलत है। तो शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं ये बाधा देती है, बिल्कुल देती, करेक्ट है। अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव भी ये एक आपका क्या है, ये भी आपका एक बाधा का काम करता है। वैज्ञानिक अन्वेषण कौशल का निर्माण का अभाव है, बिल्कुल ये अभाव है, ये बाधा नहीं है, ये आपकी बाधा नहीं है। बाधाएं आपकी ए और बी हो जाएंगी, ए बी आपकी बाधा यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद अगला देखो, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के सामने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोत को उल्लेख किया जा सकता है। सेलुलर जेल की आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, शैल चित्रकला, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ। तो भाई आपको बताना भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, तो कबीर के दोहे क्या काम करेंगे, कुछ नहीं काम करेंगे। आंदोलन में क्या कबीर थे, नहीं थे। अशोक स्तंभ तो बहुत पहले था, मौर्य काल का,
तो ये बात खत्म हो गई। यहाँ पर ये राष्ट्रीय आंदोलन से थोड़ी ना जुड़े हैं, ना ही शैल चित्रकला जुड़ी हुई है। तो सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, इस क्वेश्चन का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस क्लास इज, क्या है उद्देश्य परियोजना विधि का, क्या है बताइएगा आप लोग। विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, नेगेटिव, नहीं संलग्न करेंगे, ये गलत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना नेगेटिव। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना नेगेटिव। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच करने में संलग्न करना, करेक्ट आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन करता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? ज्ञानात्मक आकलन, उसी के हिसाब से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, स्मरण, मूल्यांकन, विश्लेषण, सृजन, क्या है बताओ। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। विच cognitive process is assessed in the question what are the salient feature of the Indian Constitution, क्या है बताइए। स्मरण, मूल्यांकन, विश्लेषण या सृजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मरण, क्योंकि ज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात यहां पर की गई है। ठीक, उसके बाद अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप असेसमेंट, कौन सी कार्य नीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? नहीं वाला बताना। वाद विवाद आपका हो जाएगा। सेमिनार प्रस्तुत करना, सत्रांत परीक्षा, कक्षा में चर्चा भी हो जाएगा। परीक्षा आपका सामूहिक आकलन नहीं हो पाएगा, ठीक, आकलन का हिस्सा। तो थर्ड जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लो आप लोग, निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? 3 सही होंगे, एक गलत होगा। गलत वाले को बताना है सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। यह विद्यार्थियों के व्यवहार से के केवल, अब यहाँ पर केवल शब्द आ गया तो आपका गलत हो गया। मूल्यांकन रणनीतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित हैं। ये विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है, ये बात करेक्ट है। ये अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान, ये गलत है, ठीक, ये गलत है। थर्ड जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वांगीण विकास, सभी की विकास की बात की गई है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं, अरे नहीं वाला आपको बताना है ना, तो ये तो आपका करेक्ट है। प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये केवल संज्ञानात्मक पक्ष के नहीं, गलत वाला बताना ना आपको, तो आपका पहला जवाब हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर केवल आया है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। और बाकी ये 3 आपके मूल्यांकन के बारे में कहीं ना कहीं सही हैं, और सर्वाधिक सही आपका तीसरा है, ठीक। गलत आपसे पूछा था ना, यहाँ पर केवल आ गया इसलिए आपका गलत है, तो गलत वाला उत्तर आपका पहला विकल्प हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना जैसे मेरे से अभी गलती हो गई, ठीक, क्वेश्चन को नहीं लिखा था और मैं सबसे उपयुक्त ठीक वाला ढूंढने लगा। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है? पूर्व अवधारणा का आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, रचनात्मक आकलन। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछती है, तो कैसा आकलन है ये बताओ? तो ये आपका आकलन हो जाएगा पूर्व अवधारणा, क्योंकि बच्चों की पूर्व अवधारणा क्या है, तो सबसे पहले बच्चों से प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर टॉपिक को शुरू करेंगे। तो वो पूर्व अवधारणा का आकलन कर रही है। प्री कंसेप्ट, असेसमेंट ऑफ प्री कंसेप्ट जिसको बोलते हैं। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए। ये तो आपका करेक्ट हो ही जाएगा, ठीक। ये गलत करो इसको। विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य और गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाला, प्रतिबंधित करना ही तो गलत बात है, नेगेटिव है। बी जहां जहां पर उसको सबसे पहले उड़ा दो, उड़ा दिया हमने। अब थर्ड आपका बच गया, ए सी इस क्वेश्चन का राइट, विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन। ए और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन ज्ञान का विषय के रूप में इतिहास के स्वरूप के बारे में सही है? किसके बारे में? इतिहास के स्वरूप के बारे में सही है, आपको बताने हैं। इतिहास संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है, बिना यह जांचे कैसे अतीत ने वर्तमान को प्रभावित किया। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितना भी इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो सारा कैसा है? पुराना है, अतीत का है, गुजरे हुए वक्त का इतिहास है। पहला तो करेक्ट हो ही जाएगा इतिहास के स्वरूप के बारे में। इतिहास अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक
दोनों ही पक्षों में मानवीय चेतना के विकास की कहानी है। ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मानवीय चेतना के विकास की ही कहानी है इतिहास में। घटनाओं का क्रम है, इतिहास अतीत के घटनाक्रमों तथा भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों के बीच का संवाद है। ये भी करेक्ट आपका हो जाएगा। निरंतरता और सामंजस्य दोनों इतिहास के अपेक्षित गुण हैं। ये गलत आपका है, अपेक्षित गुण नहीं है। निरंतरता और सामंजस्य, डी यहाँ पर गलत। जिन जिन ऑप्शन में आपका डी है उसको सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगर आपने इन क्वेश्चन में आपने गलत साबित कर दिया तो फटाक से उत्तर आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो और इस क्वेश्चन को करो। इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एडी के स्थान पर बीसीई। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या मतलब होता है? एनो डोमिनी, वर्तमान। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे वर्तमान, ठीक है ना। जो इस समय टाइम चल रहा है, जैसे हम लोगों को 2026 लिखना है तो इसको लिखेंगे 2026 एडी, वर्तमान। यहाँ पर है बीसीई, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ईसा के जन्म से पहले। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, अर्थात गलत हो जाएंगी, है ना। और बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के स्थान पर एडी, क्योंकि ये वर्तमान है और ये ईसा पूर्व का टाइम है, दोनों समान नहीं है, के स्थान पर नहीं हो सकता है। ये दोनों आपके गलत हो गए। बीसीई बिफोर कॉमन एरा के स्थान पर एडी, ये भी गलत है। बीसी के स्थान पर बीसीई का प्रयोग होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व इसका मतलब होता है। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। दोनों एक ही बातें हैं, चाहे आपको बीसी लिखा मिले चाहे बीसीई लिखा मिले, दोनों एक ही बातें आपकी हो जाएंगी। करेक्ट, ठीक। तो फोर्थ विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एडी क्या है? एडी वर्तमान है। बीसी क्या है? यह है ईसा पूर्व। बीसी को बोलेंगे ईसा पूर्व, एडी को बोलेंगे ईसवी, जो वर्तमान समय में चल रहा है, ईसवी इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए, बीसी और बीसीई ये दोनों एक ही बातें हैं। करेक्ट, तो राइट आंसर क्या हुआ? फोर्थ विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, पेडागोजी का, बड़ा ही मजेदार। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां या साधन कक्षा में विद्यार्थियों को जेंडर, लैंगिक की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त हैं? जीवन के अनुभव, व्यक्तिगत या व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडीज, जनसभा का आयोजन, कहानियां। तो क्वेश्चन आपने समझा, क्वेश्चन में पूछा विद्यार्थियों को जेंडर, लैंगिक की संकल्पना समझानी है, उसके लिए जीवन के अनुभव भी काम में आएंगे, ठीक है ना। और खुद की केस स्टडीज भी इसमें काम आएगी। लेकिन जनसभा का आयोजन करना ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है। जनसभा का आयोजन, यहाँ पर कोई भी मुद्दा ही नहीं उठता जनसभा का आयोजन करने का। सी जहां जहां पर उसको ढूंढ के हटाओ, मैंने हटा दिया। ए बी डी आपके सामने आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे में आपको गलत कथन की पहचान करनी है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालय में शिक्षक रायपुर के भ्रमण की आयोजना बना सकते हैं? किस विषय के लिए? यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, अच्छे से देख लिया, तभी क्वेश्चन को कर पाओगे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? किस विषय के लिए छत्तीसगढ़ का कोई सरकारी विद्यालय का शिक्षक है वो रायपुर के भ्रमण की योजना बना सकता है? किस लिए? जनजातीय संस्कृतियां, मध्ययुगीन मुगल वास्तुशिल्प या मुगल वास्तुशिल्प, मध्ययुगीन वास्तुशिल्प। देखो, आपको पता है छत्तीसगढ़ जनजातीय संस्कृति के लिए फेमस है ना। इसकी योजना बना सकता है जनजातीय संस्कृति के विषय पर। किस पर? जनजातीय संस्कृति के विषय पर। मुगल ये कुछ नहीं हो सकता। अगर दिल्ली की बात की जाती तो दिल्ली में आपका ये मध्यकाल का, मुगल काल, ये वहां पर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर आपका, क्योंकि मध्य मुगल काल की वास्तुशिल्प अधिकतर मिट चुकी हैं, लेकिन रायपुर या छत्तीसगढ़ ये आपकी जनजातीय संस्कृति के लिए फेमस है। इस विषय पे भ्रमण किया जा सकता है। केवल ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है पेपर में। अब ये क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जो पेडागोजी के बनेंगे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से ही बनेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। प्राथमिक स्रोत पर बनेगा, द्वितीयक स्रोत पर बनेगा, वो भी मैं आपको अभी आगे करा दूंगा। श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? आपको यहाँ पर श्रेष्ठ विकल्प को चुनना है। प्रश्न बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को इसका एहसास कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है।
बिल्कुल निगेटिव में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। एहसास बिल्कुल भी किसी चीज़ का नहीं कराना है। कोई बच्चा कमज़ोर हो चाहे वो इंटेलिजेंट हो, है ना, तो ये गलत हो गया। बी आपका गलत, जिन जिन में बी है उसको सबसे पहले निपटा दो, खत्म कर दो। तो मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। उत्तर आपके सामने आ गया थर्ड वाला। आंख मूंद कर आप लोग करेक्ट कर सकते हो ACD। प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकलनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं, ये भी करेक्ट। बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को भी समझने लगते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो जाएगा सोल्व। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो पेपर में बनते हैं NCERT टॉपिक से ही बनते हैं। जैसे मैंने पॉलिटी में आपको विविधता टॉपिक पढ़ाया है तो उससे यहाँ पर पूछ लिया क्वेश्चन। अब आपको बताना है, क्या बताना है आपको? भारत की संस्कृति विविधता विद्यार्थियों को समझने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली प्रायोजनाएं देना, सामुदायिक पर्वों पर समूह में परिचर्चा करना, कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक। यहाँ पर विविधता के बारे में प्रश्न पूछता शिक्षक, ये तो गलत हो गया ना। कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना, प्रश्न पूछना जो कि विविधता को बिल्कुल भी नहीं दर्शाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। कोई अर्थपूर्ण तरीका यहाँ पर नहीं होगा। सी को सबसे पहले हटाओ, तो सी को मैंने ढूंढ लिया, हटा दिया, उत्तर आपके सामने आ गया ABD। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको गलत साबित आपने कर दिया तो आपका उत्तर फटाक से आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। क्योंकि देखो, अगर विद्यालय में खाद्य उत्सव करते हैं, क्योंकि विविधता में लोगों के अलग अलग रहने के तरीके हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, है ना, वो खाते पीते अलग अलग तरीके से हैं, तो खाद्य उत्सव आयोजन से भी विविधता पता चलेगी। सामुदायिक पर्व त्योहार मनाएंगे, है ना, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग त्योहार रीति रिवाज मनाते हैं, जो कि विविधता ही है वो। और संस्कृति के भिन्न भिन्न आयाम, ये भी आपकी विविधता हो जाएगी। लेकिन प्रश्न पूछता शिक्षक, ये कोई विविधता थोड़ी ना है, तो सी गलत है। इस प्रकार से सोल्व आपका हो जाएगा। अब आगे देखो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्रायः भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है। ये विश्वास करती है कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है। इस विधि से विद्यार्थी एक दूसरे की कार्य की नकल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि जो एक शिक्षिका है, मान लो आप एक शिक्षिका हो, सोशल साइंस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, आपने बच्चों को अलग अलग कार्य दे दिए, भिन्न भिन्न कार्य दे दिए, तो इससे मतलब क्या है? इससे मतलब इतना ही है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की क्षमताएं अलग अलग हैं, है ना, उसकी भिन्नताएं अलग अलग हैं। विद्यार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए अलग अलग कार्य नियत करती है वह शिक्षिका। ये करेक्ट हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा, प्रोत्साहन, ये सब गलत होते हैं। दूसरे की नकल नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है ना। सभी प्रकार के बच्चे उन्हें पसंद, ये सब कुछ गलत है। सिर्फ आपका सेकेंड जवाब उपयुक्त विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? बच्चों को आपको क्या बताना है? बच्चों को आपको बताना है भारत का विभाजन के विषय में, तो उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। 1940 में जयपुर से प्रकाशित अभिलेखित समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना। और भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 में हुआ था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, दो टुकड़ों के साथ आज़ाद हुआ, एक टुकड़ा पाकिस्तान, एक टुकड़ा भारत, है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गया भारत। राज्यों के पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1954 में, भारत विभाजन होने के बाद में, ठीक, 1954 या 53 में, ठीक, भाषा के आधार पर बनाया गया था। यहाँ पर भारत विभाजन आपको बताना है, परंतु ये वाला विकल्प राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, व्यक्तियों के साक्षात्कार अभिलेखन से है, तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बी जहाँ जहाँ पर होगा उसको सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा, तो मैंने हटा दिया। उत्तर आपके सामने आ गया ACD। ए करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा और डी करेक्ट हो जाएगा। गांधी की मूवी देखना, है ना, और 1940 में लाहौर से पंजाब आए लोगों के साक्षात्कार के अभिलेखन रिकॉर्ड का उपयोग करना, इनके जरिए भारत के विभाजन को समझा जा सकता है।
लेकिन ये केरल राज्य, ये राज्यों की बात की गई, उनके पुनर्गठन की बात की गई है, उन लोगों के साक्षात्कार की बात की गई है जो कि विभाजन से दूर दूर तक नाता नहीं रखते हैं। बी तो गलत, आपके सामने तुरंत उत्तर आ गया। अब मैं आगे बात करूंगा। आगे बात करने के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, कल्पना कीजिए, आपको कल्पना करनी है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकारों में दी गई मुफ्त सुविधाएं पर चर्चा हो रही है। चर्चा में क्या होना चाहिए, यानी कि चर्चा आपको किस पर करनी है कि भारत सरकार के द्वारा जितनी भी मुफ्त दी जा रही हैं सामग्रियां, उन पर आपको चर्चा करनी है। फ्री चीज़ों पर चर्चा करनी है। चूंकि सरकार ऐसी गतिविधि में संलिप्त है जो सरकारी स्कूल के शिक्षक के लिए कक्षा में ऐसी चीज़ों पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा। क्यों नहीं उपयुक्त होगा? ये तो बात गलत है। बिल्कुल उपयुक्त होगा। एक शिक्षक को कक्षा में चर्चा करनी चाहिए, है ना। चीज़ों पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो गलत बात है। ए जहाँ जहाँ पर होगा उसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा, तो मैंने हटा दिया। विद्यार्थियों को मुफ्त सुविधाओं के समर्थन या विरोध में अपने विचार मतों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, समर्थन में या विरोध में। ये बात कैसी होगी? ये बात आपकी करेक्ट हो सकती है। उसके बाद देखो, शिक्षक सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए हेतु प्रमाणों साक्ष्यों को उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। प्रमाण, आखिर सरकार ये मुफ्त सुविधाएं क्यों दे रही है, क्या इसको आप प्रमाण उपलब्ध कराना चाहिए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी हट जाएगा, तो बचेगा आपका बी हो जाएगा और डी हो जाएगा करेक्ट। शिक्षक भारतीय संविधान की दृष्टि पर आधारित निष्कर्ष निकालने में विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बी और डी इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक वक्तव्य देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? भारत की जनगणना की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना। जो भी सामाजिक विज्ञान के जानकार ने व्यक्त किया उसे विद्यार्थियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। समाचार पत्रों को रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रतिवाद करना चाहिए। ऐसे कथन विद्यार्थियों में तर्क संगत चिंतन कौशलों का विकास नहीं कर सकते हैं। ऐसे कथन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं तर्क संगत। ये तो गलत है, डी हटाओ, डी हटा दिया मैंने। और यहाँ पर लिखा है स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो भी सामाजिक विज्ञान के जानकार ने व्यक्त किया है, क्या बच्चों को डायरेक्ट उनको स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, बच्चों को उसमें खोजना चाहिए, है ना, खोजबीन करनी चाहिए। क्या ये सही है, या बिना देखे ही किसी चीज़ को स्वीकार कर लें? बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो बी भी यहाँ पर गलत मैंने कर दिया। ठीक, गलत कर दिया। सी कैसा था? समाचार पत्रों को रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रतिवाद करना चाहिए। किसके आधार पर? समाचार पत्रों के आधार पर प्रतिवाद करना चाहिए। ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्या बचेगा फिर क्या बचेगा आपका? ए बचेगा। ए आपका पहले ऑप्शन में है, तो ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। सब गलत हो गए ना यहाँ पर। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है। जो रचनात्मक सोच होती है ना, वो विचारों को उत्पन्न करती है, और आलोचनात्मक सोच किसको उत्पन्न करती है? उन विचारों की सराहना करती है, उन विचारों को प्रेरित करती है, उन विचारों का मूल्यांकन करती है, उन विचारों को पहचानती है। तो जो आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो मूल्यांकन करती है ना, आपने पढ़ा होगा ना, उन विचारों का मूल्यांकन करती है। करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, विद्यालयों के लिए इतिहास पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, इतिहासकारों को यह मानना शुरू किया कि स्कूली बच्चों का भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचय कराना आवश्यक है। बिल्कुल कराना आवश्यक है। इतिहासकारों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको इतिहास से परिचित कराना बहुत आवश्यक है।
ताकि लोग इतिहास को जान सके, भारत की संस्कृति को जान सके, सामाजिक इतिहास को जान सके। ये तो करेक्ट आपका हो जाएगा। बच्चों के लिए राजनीतिक इतिहास पर आधारित इतिहास लिखना एक परंपरागत उपागम है जो विषय में विद्यार्थी की रुचि को कम करता है तथा विषय में उनमें अलोकप्रिय बनाता है। ठीक है ना, क्योंकि जो यहाँ पर कारण की बात की जा रही है इसको समझो। राजनीतिक जो इतिहास होता है एक परंपरागत उपागम बन गया है जिससे बच्चों में इसकी रुचि कम हो गई और अलोकप्रिय भी बनाता है। इसलिए यही कारण है कि जो आज के इतिहासकार हैं वो बच्चों को भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचय कराना आवश्यक समझते हैं। तो दोनों आपके करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, आर जहाँ पर लिखा होता है इसका मतलब होता है ये कारण है, ये कारण है और ये कथन है। कथन कारण वाले क्वेश्चन को एक साथ जोड़ करके देखा जाता है क्योंकि शब्द के साथ, तभी आप लोग कर पाओगे, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के बाद कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। चलो एक पार्टी में चले गए चिंता मुक्त करने के लिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ पर लिखा गया है कि पार्टी में क्यों चले गए, क्यों बच्चे चिंता थे। उसका कारण वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक बनाने में विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान की प्रति रुचि बढ़ी है और इसलिए इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कथन इससे संबंधित ही नहीं है, ये वाला कथन इससे संबंधित ही नहीं है। वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक बनाने में, यहाँ पर परीक्षाओं को प्रेरक बनाने की बात की गई है, प्रति रुचि बढ़ी है, ये गलत आपका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक केवल करेक्ट होगा, आर यहाँ पर गलत हो जाएगा। परीक्षाओं की प्रति रुचि नहीं बढ़ी है, ये गलत है। ठीक, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के विकास के संदर्भ में, यहाँ पर विकास है, इतना समझो पॉइंट। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के विकास के बारे में बताओ। कथन और कारण वाले हैं। सामाजिक विज्ञान कई ऐसे विषयों को सम्मिलित करता है जो कि व्याख्या के बहुमार्गों की ओर प्रवृत्त है, जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से भी जुड़ा है। ये बात सही हो जाएगी। और इसका कारण क्या है, क्यों अनुभव के साथ जुड़ा है? सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान, विविधता के समान जैसे मानवीय मूल्यों को निर्माण करने, इन्हें पोषित करने की सैद्धांतिक जिम्मेदारी का भी वहन करता है। इसलिए यह सभी विषयों को सम्मिलित करता है, ये बहुमार्ग को लेकर के जाता है। तो दोनों बात कैसी हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है एक समुदाय के जिए गए अनुभव के प्रयोग से इतिहास में निम्नलिखित में से कौन से विषय पढ़ाया जा सकता है? अनुभव के प्रयोग की बात की गई है। एक समुदाय ने जीवन जिया, उसका अनुभव है, उसके आधार पर क्या पढ़ाया जा सकता है? ताजमहल की वास्तुशिल्प। ताजमहल का क्या, ताजमहल में कोई व्यक्ति जिएगा और वहाँ का अनुभव लेगा? ये तो गलत बात है। जिए गए अनुभव है ना। तुर्कों के युद्ध की तकनीक, भारत का विभाजन, शाहजहां, ये तो बात गलत है आपकी। भारत का विभाजन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक समुदाय ने, जैसे मान लो कोई समुदाय है, उसने भारत का विभाजन अपनी आंखों से देखा है ना, बंटता हुआ भारत देखा, तो वो ये अनुभव आपका प्रयोग इतिहास के विषय में पढ़ाया जा सकता है। ठीक, शाहजहां की राजस्व व्यवस्था, ये कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता, कोई भी अनुभव नहीं है यहाँ पर। उसके बाद अगला है, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक विषय खनिज संसाधन पर एक रूब्रिक का विकास करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन रूब्रिक के निर्माण में एक भाग बनेगा? खनिज संसाधन विषय है। प्रगति मापिंग, रेटिंग स्केल, प्रदर्शन मानक, सामाजिक विज्ञान लक्ष्य। सामाजिक विज्ञान लक्ष्य लिखा मिले किसी चीज़ का लक्ष्य तो वो नेगेटिव में ही जाता है, वो गलत हो जाता है। सी को हमने हटाया यहाँ से। अधिगम प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल, ठीक। प्रदर्शन मापक, प्रगति मापनी, रेटिंग स्केल, क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट है। ए बी डी रूब्रिक के निर्माण का एक बनेगा। सामाजिक लक्ष्य तो आपका होगा ही नहीं, सी को मैंने यहाँ पर हटा दिया। अधिगम प्रतिफल आपका हो जाएगा, तो फोर्थ विकल्प हो जाएगा करेक्ट आपका ए बी डी। क्या होगा? ए बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित कथनों को, कथन और कारण को पढ़ें और उत्तर आपको देना है। मूल्यांकन में रूब्रिक की भूमिका।
मूल्यांकन में रूब्रिक की भूमिका क्या है? कथन पहला कहता है विभिन्न प्रकार की रूब्रिकों को एक जांच सूची में परिवर्तित किए जा सकते हैं। बिल्कुल किए जा सकते, बात करेक्ट है। क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तब उन्हें श्रेणीबद्ध करने का जांच सूची एक सरल और तीव्र तरीका है। दोनों बातें एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे का कारण है, तो करेक्ट आपका यहाँ पर पहला जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है जब सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका भारत में निम्न ज्ञात लेजर नॉन स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रश्नोत्तरी का संचालन करती है तब वह सम्मिलित करती है। प्रमाणिक आकलन क्या इसमें होगा? क्योंकि यहाँ पर निम्न ज्ञात है, थोड़ा सा ज्ञात है, ये प्रमाणिक उतना प्रमाणिक नहीं होगा, तो ये गलत आपका हो भी सकता है। पारंपरिक आकलन इसमें हो जाएगा क्योंकि निम्न ज्ञात है, उस पर प्रश्नोत्तरी करती है थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा करके, तो पारंपरिक इसमें आपका हो सकता है। ठीक। नैदानिक आकलन में निर्माणात्मक हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और ए हटाएंगे हम, हटा दिया आपने ए हटा दिया। और पारंपरिक बी और डी, यहाँ पर है बी डी। सी आपका नैदानिक बिल्कुल भी नहीं होगा। बी और डी करेक्ट राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः तथ्यों, आकृतियों, प्रक्रमों को पुनः स्मरण और याद करने की योग्यता का आकलन करते हैं? एक विद्यालय जाति आधारित भारतीय समाज को जाति आधारित सामाजिक भारत में व्याप्त करने में किस प्रकार सहायता कर सकता है? ये स्मरण आधारित याद करने की योग्यता नहीं है, ये गलत है, ये गलत है आपका, ये हटाओ। संसद केंद्रीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकती है और इसे अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? क्या ये पुनः स्मरण या याद करने पर आकलन करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। कितने देश आसियान का एक भाग हैं, उनके नाम लिखिए, तब आपको याद होगा या स्मरण होगा, तभी आप आसियान में कितने देश हैं, उनके नाम क्या है, तभी आप लिख सकते हो। ये आपका स्मरण याद करने की योग्यता का आकलन करेगा। राजस्थान के ऐसे कुछ जिलों के नाम लिखो जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साझा करते हैं, इसमें भी स्मरण होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। ये दोनों बातें हैं करेक्ट आपकी, क्योंकि प्रश्न में आपसे स्मरण और याद करने की योग्यता ही पूछा गया है, यहाँ पर हो जाएंगे। इसमें ना ही स्मरण है ना ही योग्यता है पहले दो विकल्पों में, तो सी और डी फोर्थ जवाब आपका राइट जवाब माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग मूल्यांकन प्रक्रमों के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है? किस पर किया जा सकता है विचार? क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को प्रोन्नत करना, करेक्ट। अन्वेषण के लिए अवसर प्रदान करना, करेक्ट, अन्वेषण के लिए अवसर भी होने चाहिए। उपस्थिति में नियमितता का प्रबंधन करना, ये गलत है। ये उपस्थिति वाला गलत होता है कि कितने बच्चों को रोज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उससे लेना देना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं कहा गया है। भय, सदमे एवं चिंता से बच्चे को मुक्त करना, ये पॉइंट है आपका। तो ए बी डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल इस प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समानता का क्या अर्थ है में मुख्यतः प्रतिबिंबित है? समानता, जानकारी एवं उसके स्रोतों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कीजिए, कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए एवं कारण दीजिए, वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए, तुलना कीजिए, बहिर्वेशन कीजिए, घटनाओं उनके प्रभावों को पूर्वानुमान लगाइए। समानता, जानकारी एवं उनके स्रोतों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न अधिगम प्रतिफल इस प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब समानता का क्या अर्थ है? ठीक, पहला यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से पेपर में एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।